फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ है। महाभारत में निभाया था कर्ण का किरदार। 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ है। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। फिल्म जगत में शोक की लहर। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ है। महाभारत में इन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था। 68 साल की उम्र में आखिरी सांस इन्होंने लिया। तो महाभारत में कर्ण का रोल इन्होंने निभाया था पंकज धीर ने। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर। 7 दिन बढ़ी है अनवर ढेबर की पैरोल। बता दें शराब घोटाला सहित अन्य मामले में ये पैरोल बढ़ाई गई है। पैरोल खत्म होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। निजी निवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला सहित अन्य मामलों में 7 दिन बढ़ी है अनवर ढेबर की पैरोल। शराब घोटाला सहित कई अन्य मामलों में ये पैरोल बढ़ाई गई है। पैरोल खत्म होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। निजी निवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, 7 दिन अनवर ढेबर की पैरोल बढ़ाई गई है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल देखिए, शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर की जो पैरोल है वो 7 दिन बढ़ा दी गई है, जो पहले 4 दिन की अंतरिम जमानत के बाद आगे बढ़ाई गई है। अनवर ढेबर ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था और कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 7 दिन की अतिरिक्त पैरोल मंजूर की है। आपको बता दें, अगर चर्चे की बात है तो अनवर ढेबर को पुलिस की सुरक्षा के बीच बड़ी निजी निवास पर रहना होगा। उनके निवास पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आने जाने वाले हर व्यक्ति के जानकारी रजिस्टर मेंटेन करना होगा। आपको बता दें कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के 33 शराब घोटाले में आरोपी है और ईओडब्ल्यू एसीबी की जांच में जो है 2500 करोड़ रुपए से अधिक अवैध लेन देन के खुलासा हुआ था। इस मामले पर में भी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल, अनवर ढेबर समेत 15 लोग आरोपी है। तो एक बार ये बड़ी खबर सामने आई है कि पैरोल जो उनके 7 दिन बढ़ाई है उनके मां की तबियत खराब होने की वजह से मिली। जी बिल्कुल महेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुचर्चित शराब घोटाला ये मामला है और अब ये पैरोल बढ़ गई है, तो 7 दिनों की ये पैरोल बढ़ाई गई है कहा जा रहा है। आगे और क्या कुछ और कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल देखिए, अभी तो फिलहाल जो है पहले 4 दिन के अंतरिम जमानत के बाद जो है घर में रहने के लिए मंजूरी मिली थी। जब अपनी मां की तबियत खराब होने की वजह वहाँ अर्जी लगाई थी। अब फिर से जो है तबियत खराब जो है उसको लेकर 7 दिन और बढ़ा दी गई है। उसके बाद ही जो है ईओडब्ल्यू एसीबी तमाम जो जांच एजेंसी है उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे की और कार्रवाई होगी। जी, इसमें कई ऐसे और भी कारोबारी हैं जिनका नाम सामने आया है और साथ ही अनवर के कई रिश्तेदारों का भी नाम इसमें सामने आया है। बिल्कुल देखिए, इस मामले पर कई जो है शराब घोटाले में तमाम बड़े चर्चित नाम है। अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल, आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा, तमाम त्रिलोक सिंह ढिल्लन, ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अभी भी शराब घोटाले के जाल में फंसे हुए हैं। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनसे तमाम चेक, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तमाम जो है यूज करते थे, उनमें कई सबूत मिले थे ईडी की टीम को और इसी के आधार पर लगातार जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इनके जो खिलाफ है वो लगातार कार्रवाई जो है ईडी की टीम कर रही है, सीबी की टीम कर रही है। तमाम जो जांच एजेंसियां वो जांच कर रही है। देखना होगा आगे और क्या कुछ इन अधिकारियों पर, इन जो है पूर्व मंत्री जो आबकारी इन पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नग्न अवस्था में मिला खून से लथपथ शव
आपको बता दें कि कूड़े के ढेर में बोरे के अंदर रस्सी से बंधा मिला ये शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बारा थाना क्षेत्र के विक्रम नगर पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कूड़े के ढेर में एक बोरे के अंदर रस्सी से बंधा ये शव मिला है। नग्न अवस्था में खून से लथपथ ये शव मिला है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारा थाना क्षेत्र के विक्रम नगर पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूरी जानकारी को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कूड़े के ढेर में बोरे के अंदर रस्सी से बंधा ये शव मिला है। हत्या की आशंका यहाँ जताई जा रही है। बारा थाना क्षेत्र के विक्रम नगर पुल का मामला। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सदाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। सदाब, ये शव मिला है वो भी कूड़े के ढेर में बोरे में के अंदर बांधकर ये शव बरामद किया गया है, कुछ जानकारी मिल रही है इससे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि थाना शव मिला है। जांच कर रही है क्या हकीकत में क्या मामला है ये जानने के लिए। जी शुक्रिया सदाब तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गोवर्धन पूजा पर सरकारी अवकाश घोषित हुआ है। 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना जारी की है। अवकाश राज्य में सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर लागू रहेगा। तो आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा के लिए अब अवकाश घोषित हुआ है। सरकारी अवकाश 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना जारी की। अवकाश राज्य में सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर लागू रहेगा। तो आपको बता दें कि दीपावली का ये उत्सव है और इस पर्व में गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है और वहीं इस दिन को अब सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने यह अधिसूचना जारी किया। अवकाश राज्य में सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर लागू रहेगा। जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में जेडीयू ने 4 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे और मांझी से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है और 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा है। लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम भी है। 4 महिलाओं को टिकट मिला है और इसके अलावा चिराग के दावों वाली 5 सीटों पर सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट उतारे। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 2 विधायकों का टिकट कटा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य पहले फेज के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर याचिका में बहस पूरी होने के बाद
मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दुर्ग सांसद विजय बघेल की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका वाले मामले पर अब भी फैसला आ सकता है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए। हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसला कभी भी आ सकता है। पर अब सवाल यह है कि क्या फैसला भूपेश बघेल के खिलाफ आएगा, और अगर ऐसा होता है तो भूपेश बघेल के लिए बड़ा सेटबैक होगा। तो खतरे में है पूर्व सीएम की विधायकी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है और कभी भी याचिका पर बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने याचिका दायर की है। भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को दोहरी बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिया है। भूपति नक्सल संगठन का पोलित ब्यूरो मेंबर और उस पर कुल 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल है। सरेंडर करने वालों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के पीछे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और नियत नीला नार योजना को अहम माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इसे संगठन के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक सफलता बताया है। तो आपको बता दें कि कौन है सोनू दादा। तो किशन जी की पत्नी सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर किया था और देवेंद्र फडणवीस सीएम के सामने इन्होंने हथियार डाला है और ये बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गणपति थाना से शिकारपुरा थाना तक आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र के करीब 14 धार्मिक स्थल हटाए गए हैं। वहीं मोमिनपुरा में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। इस अभियान में 4 थानों की पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर चढ़ी अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या जानकारी मिल रही है? जी बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, सुबह से ही जो है शिकारपुरा थाना से लेकर गणपति थाना तक जो है लगातार जो है अतिक्रमण की मुहिम चला रहा है और कई जगहों पर जो है बुलडोजर भी चला है। यदि हम बात करें तो इस दौरान जो है करीब 3 से 4 किलोमीटर का ये दायरा है, जिसमें करीब 14 से 15 जो है धार्मिक स्थल भी है, कुछ पेड़ भी है, कुछ ट्यूबवेल भी है, जिन्हें जो है प्रशासन यहाँ से हटा रहा है। यदि हम बात करें तो इस पूरे मामले को बड़ी ही संदिग्धता से यहाँ पर लेकर के जो है सभी हिंदू और मुस्लिम सभी को विश्वास में लेकर जो है इस कार्य को किया जा रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सभी धर्मों के लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो अपने अपने धर्मों के धार्मिक स्थल है उन्हें अपने तरीके से खुद ही हटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है करीब 6 जिलों की पुलिस भी मौजूद है और इसे जो है छावनी के रूप में जो है इसे तब्दील किया गया है। यदि हम बात करें तो इस 4 किलोमीटर के रास्ते को पूर्ण रूप से जो है आवाजाही यहाँ बंद कर दी गई है। केवल जिला प्रशासन की गाड़ियां और जिला प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह से ये अतिक्रमण की जा रही है और साथ ही क्षेत्र के करीब 14 धार्मिक स्थल भी हटाए गए। तमाम जानकारी के लिए गोपाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतिक्रमण को लेकर के जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पूरा जन समर्थन है, पूरे शहर का इसमें सहयोग है और उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम है। लगभग 500 लोग लगाए हुए हैं
पूरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरे 500 लोग इस पूरी व्यवस्था में लगाए हुए। सर कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये अपना शिकारपुरा की जीजा माता से लेकर के तो गणपति नाका जो है इसके बीच का जो पूरा हाईवे का अतिक्रमण इसको हटाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और ये पूरा मामला गंगानगर इलाके के फूलपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बदमाशों ने घर से छात्रों का किडनैप किया और ईंट से सिर पर वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में असम से चलकर आया शहीदी नगर कीर्तन काशीपुर में पहुंच गया। यह नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया और इसमें लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई है। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंची गुरु प्यारी साध संगत ने पुष्प वर्षा सतनाम वाहे गुरु के जप के साथ स्वागत किया। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौथे सीमांत पर्वतीय जनपद विज्ञान महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया और यह आयोजन जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों से बातचीत की। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया तो वहीं विद्यार्थियों के नवाचार और वैज्ञानिक सोच की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी उत्तराखंड का वैज्ञानिक भविष्य तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मंदिर परिसर के ऊपर अचानक हाई टेंशन लाइन गिर गई, जिसकी चपेट में आकर पुजारी के बेटे की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एसडीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि नृसिंह भगवान का मंदिर सांडी रोड थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत एक बिजली के तार के टूट के गिरने से 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। तीनों लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें से एक बच्चा जिसका नाम कार्तिकेय मिश्रा था, उसके पिता का नाम कुलदीप मिश्रा था, जो करीब 14 साल का था, की मृत्यु हो गई। 2 घायलों का इलाज चालू रूप से चल रहा है। शव को कब्जे में लेकर उसमें नियमानुसार पोस्टमार्टम और पंचायत नामक कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है और पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के चंदेरी नगर पालिका के 153 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। तो अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका से हटाए गए 20 से 30 कर्मचारी एसडीएम की जन सुनवाई में अपनी व्यवस्था लेकर पहुंचे। कर्मचारियों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर वेतन भुगतान और विधायक के दबाव में हटाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि वो काम पर आए या नहीं और न ही रुकी हुई वेतन राशि दी जा रही है। पीड़ित लोग हैं। हम लोग नगर पालिका में कर्मचारी थे जो 23/9/2025 में विधायक जी के दबाव में आकर 12 पार्षदों के द्वारा हम लोगों का बहुमत पास कर दिया कि इन लोगों को कर्मचारियों को हटाओ, जिसके चलते हम लोग अपना धर्म परिवर्तन करने का आवेदन देने के लिए एसडीएम कार्यालय आए। कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 153 दैनिक वेतन भोगी हैं, जिन सारे कर्मचारियों के परिवार मतलब दूसरे धर्म में जाना क्या अभी कौन सा धर्म है आपका और कौन से धर्म में आप जाएंगे? अभी हम लोग सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं और आगे कुछ लोग हमारे साथ ईसाई बनेंगे और कुछ लोग मोमिन।